गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, कैपिलरिटी राइज और एसेंट फॉर्मूला। राइट, लास्ट क्लास की वीडियो में मैंने कैपिलरिटी बताया था कि कैपिलरिटी होता क्या चीज है, कैपिलरी ट्यूब क्या चीज है, ये सब बता चुका हूं। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जो बहुत थिन ट्यूब होती है, पतली ट्यूब होती है, इसका डायमीटर बहुत कम होता है। और कैपिलरी ट्यूब को अगर लिक्विड में डाल दोगे, वाटर में डाल दोगे, तो वो उसके अंदर जो लिक्विड लेवल है वो अपने आप ऊपर जाने लगेगा, इसको राइज होने लगेगा। और मरकरी जैसे लिक्विड में डाल दोगे विस्कस में, तो वहां पे फॉल होने लगेगा। तो हमें पढ़ना राइज, फॉल नहीं पढ़ना। तो कैपिलरी राइज या एसेंट फॉर्मूला ये क्या चीज है कि मान लो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ऊपर आने लगे, अपने आप राइज होने लगा, ट्यूब के अंदर उठने लगा, तो किस हाइट तक जाएगा? वो जो लिक्विड है वो ट्यूब के अंदर किस हाइट तक राइज करेगा, उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? एसेंट फॉर्मूला। डिराइव करने को आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले आप एक कंटेनर में लिक्विड लो, और उसके बाद ये रहा आपका ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। क्या किया आपने? कैपिलरी ट्यूब को कंटेनर में डाल दिया जिसमें लिक्विड था। तो होता क्या है, जैसे ही आप डालोगे, जैसे ही किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहां पे एक मिनिस्कस बन जाए। ये कैपिलरी ट्यूब की एक खासियत है, तुरंत मिनिस्कस बना दे। और मिनिस्कस का शेप कैसा सब बता चुका हूं, पिछली वीडियो में देखना, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में देखना। इसको कर्व शेप को क्या कहते हैं? मिनिस्कस का। कभी भी कोई भी वीडियो को देखो ना, तो पीछे वाली वीडियो को देख कर आओ, क्योंकि आप अचानक इस वीडियो में कूद पड़ोगे, पिछला देखा नहीं तो समझ में आएगा नहीं। कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो सीरीज देखा करो, 1 बाय 1, तब समझ में आएगा सब कुछ। अब ये बन गया मिनिस्कस, कर्व शेप को मिनिस्कस कहते हैं। अब आप ना एक पॉइंट यहां कंसीडर करो, ए नाम है पॉइंट। एक पॉइंट यहां कंसीडर करो बी, और एक पॉइंट यहां कंसीडर करो सी। आप 3 पॉइंट कंसीडर करो, 3 पॉइंट, ए बी एंड सी, तभी समझ में आ पाएगा। अब ए बी और सी है क्या? ए क्या है? ए एक पॉइंट है, ए एक पॉइंट है just above the what? मिनिस्कस। एक पॉइंट कंसीडर करो ए, मिनिस्कस के ठीक ऊपर, एकदम जस्ट ऊपर, यहां पर नहीं, ठीक ऊपर ए पॉइंट। दूसरा पॉइंट कंसीडर करो बी, बी कैसा पॉइंट है? जस्ट बिलो, मिनिस्कस के ठीक नीचे, एकदम गहराई में नहीं, ठीक मिनिस्कस तो एकदम टॉप पे बनता है, उसके जस्ट नीचे, जस्ट बिलो द मिनिस्कस, ठीक मिनिस्कस के नीचे। ओके, और एक पॉइंट और कंसीडर करो सी, बी के लेवल में ही, लेकिन ट्यूब से बाहर, लेकिन ट्यूब से बाहर। सी क्या है? पॉइंट आउटसाइड द ट्यूब, आउटसाइड द ट्यूब, इन लेवल ऑफ पॉइंट बी। आपने 3 पॉइंट देखना है, ए बी और सी। ए पॉइंट है वो जस्ट मिनिस्कस के ऊपर, ठीक मिनिस्कस के ऊपर, बी पॉइंट ठीक मिनिस्कस के नीचे, और सी जो पॉइंट है वो बी के लेवल में, बट ट्यूब से बाहर। 3 पॉइंट देखने डेरिवेशन में, 3 पॉइंट याद रखना। एक पॉइंट जस्ट अबव द मिनिस्कस, दूसरा पॉइंट जस्ट बिलो द मिनिस्कस, ठीक मिनिस्कस के नीचे बेटा, और एक पॉइंट लेना है जो बी के लेवल में है लेकिन ट्यूब से बाहर है, कहां पर है? सी पे। ये हो गया। ओके, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा। तीनों पॉइंट कंसीडर कर लिया, अब तीनों पॉइंट पे प्रेशर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा प्रेशर एट ए, क्या होगा प्रेशर एट बी, क्या होगा
प्रेशर एट सी। अब क्या करो बेटा, तीनों पॉइंट पे प्रेशर कंसीडर करो। ए पे क्या प्रेशर है, बी पे क्या प्रेशर है, सी पे क्या प्रेशर है, ध्यान से देखते रहना है। ए पे प्रेशर ऊपर से सिर्फ कुछ नहीं है, एयर का ही दबाव आ रहा है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हवा ही हवा है, तो ऊपर से जो प्रेशर आएगा उसका नाम हो गया पी। पी यानी ये कौन सा प्रेशर है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऑब्वियसली ए पे प्रेशर हो गया पी। चलो अब आते हैं बी पे। अब बोलो बी पे क्या प्रेशर लगेगा, तो बोलोगे सर बी पे भी तो एटमॉस्फेरिक तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन सर इसमें से एक्सेस कम हो जाएगा। बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया, यहीं पे तो समझना है, मेन यहीं पे तो है खेल, सारा खेल यहीं पर है बच्चे, यहीं पे सारा खेल है, ध्यान से देखना। ए पे प्रेशर क्या होगा, ऊपर से एयर प्रेशर, ठीक है। बी पर भी एयर प्रेशर तो हर जगह रहता है, दबाव तो पड़ ही रहा है बी पे, लेकिन बी के ऊपर क्या है, मिनिस्कस है। बी के ऊपर क्या है मिनिस्कस है, समझो मेरी बात को। मिनिस्कस क्या होता है, ड्रॉप, पानी में डालोगे तो ड्रॉप ही बनेगा, कोई सोप में तो डाला नहीं जो बबल बनेगा, तो ये है बेसिकली क्या, ड्रॉप। और आपको याद है ड्रॉप हो या बबल हो, सबका अपना एक एक्सेस प्रेशर होता है, मैंने पढ़ाया था, एक्सेस प्रेशर होता है बाहर की तरफ, एक्सेस प्रेशर होता है। क्या होता है एक्सेस प्रेशर का, ड्रॉप बना है तो मैंने पढ़ाया था बेटा 2s बाई वॉट आर। ये एक्सेस प्रेशर किधर होता है, हवा के दबाव के अपोजिट, विपरीत, अपोजिट। तो इसका मतलब जो बी पे प्रेशर है वो पूरा एयर प्रेशर तो गिर ही रहा है बी पे तो एयर प्रेशर ऊपर से आ ही रहा है, लेकिन ऊपर जो मिनिस्कस है ये बोलेगा मैं अपने से अपोज करूंगा, मैं तो रोकूंगा आपको, मेरे पास अपना एक्सेस प्रेशर है, तो मैं तो एयर के प्रेशर का अपोज करूंगा। तो अगर मेरे सर के ऊपर एक मिनिस्कस बन जाए तो पूरा एयर प्रेशर नहीं आ पाएगा, एयर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितना इसका, इस मिनिस्कस का, इस ड्रॉप का अपना एक्सेस प्रेशर होता है उतना माइनस हो जाए। यही है मेन खेल, यही है मेन पॉइंट आज की क्लास का। तो ए पे तो प्रेशर पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक आएगा, लेकिन बी पे एटमॉस्फेरिक आएगा, एटमॉस्फेयर तो हर जगह दबाता है, हर जगह प्रेस करता है, लेकिन बी पे थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि बी मिनिस्कस के नीचे पड़ रहा है और मिनिस्कस अपना एक्सेस प्रेशर, मिनिस्कस बोल रहा हूं इसका मतलब क्या समझ रहे हो भाई, ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप समझो ना। तो क्या होगा, ड्रॉप का अपना एक्सेस प्रेशर होता है, क्या होता है 2s बाई आर, तो बी पे जो प्रेशर गिरेगा, एटमॉस्फेरिक तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन जो एक्सेस प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक के अपोजिट होता है वो कम हो जाएगा, यानी बी पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक माइनस एक्सेस होगा। यही है पॉइंट, इसको क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बच्चे। अब एक्सेस को लिख सकते हो, उसको और आगे बढ़ा के लिखना है लिख दो आप बेटा, और आगे बढ़ा के लिखने का मन कर रहा है लिख दो। एक्सेस को क्या लिख सकते हो, P माइनस 2s बाई आर। दो पॉइंट पे हमने प्रेशर लिख दिया, ए पे लिख दिया, बी पे लिख दिया। अब हम आते हैं सी पे। अब बोलोगे सर सी पे क्या प्रेशर होगा, सर मेरे को बताओ सी पे क्या प्रेशर होगा, प्लीज आप बताओ सी पे क्या प्रेशर होगा। तो आप बोलोगे सर ए पे लिख दिया, बी पे लिख दिया, सी पे। अब सी पे हम आते हैं, अब ध्यान से देखो सी क्या है, पॉइंट बट आउटसाइड है, तो यहां पे तो जो भी होगा वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही। कुछ बच्चे बोलते हैं सर लिक्विड की गहराई में, नहीं गहराई में नहीं है, ये जो सी पॉइंट लिया गया है वो बिल्कुल कहां पर लिया गया है, सरफेस पे, एकदम सरफेस पे। इसको हटा दो तो आपको सरफेस लगे, एकदम सरफेस पे है, एकदम सरफेस पे है, एकदम सरफेस पे है, यानी सिर्फ हवा का ही दबाव आ रहा है, एयर प्रेशर ही आ रहा है, कोई डेप्थ नहीं है जो लिक्विड का आ जाएगा। तो तीनों पॉइंट पे हमने प्रेशर लिख दिया, पहला काम तो ये कर दिया। आप समझो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मिनिस्कस के ठीक ऊपर, दूसरा पॉइंट मिनिस्कस के ठीक नीचे, तीसरा पॉइंट ट्यूब के बाहर बट बी के लेवल। 3 पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब तीनों पॉइंट पे हम प्रेशर लिखेंगे। प्रेशर क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक। बी पे प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेरिक आएगा, लेकिन उसमें से एक्सेस प्रेशर कम हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर मिनिस्कस है, ऊपर ड्रॉप है, तो ड्रॉप एक्सेस प्रेशर जो आपका अपना होता है बाहर की तरफ, उससे हवा के दबाव को, एयर प्रेशर को कम कर देगा। और सी पे बाहर है, ऊपर से जो भी आ रहा है एयर ही आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बात खत्म। अब यहां पर देखने वाली बात है, समझने वाली बात है बेटा,
कि बी और सी दोनों एक ही लेवल में थे, तो फर्क इतना था कि ये ट्यूब के अंदर था बी पॉइंट और ये ट्यूब के बाहर है। और साफ कोई बच्चा भी बता देगा कि देखो सर बी और सी पे देखोगे तो सी पे प्रेशर ज्यादा है और बी पे प्रेशर कम है, यहाँ पी है, यहाँ पी में से कम हो जा रहा है इतना। तो बोलोगे सर साफ दिख रहा है, एकदम हमें तो साफ दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कि जो प्रेशर है वो सी पॉइंट पे ज्यादा है एज वेल एज कंपेयर टू प्रेशर एट पॉइंट बी। यानी सर प्रेशर तो ज्यादा है, सर प्रेशर तो बाहर ज्यादा है, उसी एक ही लेवल में बाहर ज्यादा प्रेशर है और अंदर कम प्रेशर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मेनिस्कस बना। अगर मेनिस्कस नहीं बनता तो क्या होता बेटा, ये वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता ही नहीं, माइनस होता ही नहीं, तो हर जगह सेम होता। लेकिन सर कैपिलरी ट्यूब है इसलिए मेनिस्कस बनेगा ही बनेगा, आपने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तो उसके कारण एक ही लेवल में प्रेशर अलग अलग आ गया, अंदर कम प्रेशर आ गया, बाहर प्रेशर ज्यादा। यानी बाहर से दबाव ज्यादा पड़ रहा है, अंदर दबाव कम है। तो बाहर से जब दबाव ज्यादा पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इधर लिक्विड नीचे जाएगा दबाव के कारण, तो इधर लिक्विड अपने आप ऊपर उठेगा। यस, तो अपने आप क्या होगा बेटा, अपने आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान से देखना, अपने आप में लिक्विड, इसमें लिक्विड, इसमें लिक्विड, इसमें लिक्विड, इसमें लिक्विड, इसमें लिक्विड ऊपर भागने लगेगा। मान लो कितनी हाइट तक गया, मान लो ये भागते 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 एच हाइट तक चला गया, एच हाइट तक चला गया और ये तब तक भागता रहेगा, तब तक भागता रहेगा, तब तक लिक्विड ऊपर जाता रहेगा जब तक कि वापस, जो पॉइंट का नाम क्या था यहां पर बी, जब तक कि वापस बी पे प्रेशर वही ना हो जाए जो सी पे। तो लिक्विड क्यों ऊपर जाता है ये समझ में आ गया। इसलिए जाता है कि एक ही लेवल में प्रेशर अलग अलग है, एक ही लेवल में ट्यूब के अंदर प्रेशर कम है और ट्यूब के बाहर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए बाहर प्रेशर ज्यादा है, बाहर से दबाव ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए लिक्विड ट्यूब के अंदर ऊपर भाग रहा है। और ये तब तक जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक के फिर बी और सी पे प्रेशर सेम ना हो जाए। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट बच्चे? यही है कॉन्सेप्ट। तो अब बताओ ध्यान से क्यों भागा, तो आप बोलोगे सर प्रेशर सी पे ज्यादा है, बाहर ज्यादा है और बी पे प्रेशर कम है, दोनों एक ही लेवल में हैं, बट ट्यूब के बाहर प्रेशर ज्यादा है और ट्यूब के अंदर प्रेशर कम है। तो बोलोगे सो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एट सेम लेवल में द लिक्विड स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? टू राइज अप, ऊपर उठना, इनसाइड द ट्यूब, टू राइज अप इनसाइड द ट्यूब। इस कारण वो लिक्विड ट्यूब के अंदर क्या ऊपर जाना शुरू कर देता है, ऊपर उठना शुरू कर, और तब तक उठता रहेगा, कब तक? जब तक कि वापस बी पे प्रेशर सी के बराबर ना हो जाए। तो अब बोलोगे सर आफ्टर राइज होने के बाद, उठने के बाद, राइज होने के बाद बताओ सर, मैं बोलूंगा क्या, राइज होने के बाद जो प्रेशर है कहां पर, जो बी पे जो प्रेशर था वो अब किसके बराबर हो जाएगा? वो तब तक राइज होता रहेगा जब तक बी पे प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, सी के बराबर। यानी सी का मतलब कितना, पी के बराबर ना हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है सर कि जब तक प्रेशर बी पे किसके बराबर ना हो जाए, सी यानी किसके बराबर, पी के बराबर ना हो जाए। यानी इक्वेशन नंबर 1। करना क्या था आप शायद बात नहीं समझ पाए। जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को आप डुबोगे, जैसे ही इंसर्ट करोगे एक मेनिस्कस बनेगा, बनना ही बने तो तय है। और बनने के बाद फिर क्या होगा, तो रहेगा ना, मेनिस्कस तो बनाना ही है। तुम होगा क्या, जैसे ही मेनिस्कस बनेगा सबसे पहले आप 3 पॉइंट कंसीडर करोगे, ए बी एंड सी। थोड़ा टफ टॉपिक है, ध्यान से देखना। ए जस्ट अबव द मेनिस्कस, बी जस्ट बिलो द मेनिस्कस, सी आउटसाइड द ट्यूब बट इन द लेवल ऑफ बी। तीनों जगह प्रेशर लिखोगे। ए पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक, बी पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम हो जाएगा, जो एक्सेस प्रेशर है मेनिस्कस। आप जब आपके सर के ऊपर जब मेनिस्कस आ जाए, ड्रॉप आ जाए, तो हवा का दबाव कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? जो ड्रॉप का अपना एक्सेस प्रेशर होता है, हमने पढ़ाया था 2-3 क्लास पहले, वो उतना कम हो जाता है, क्योंकि एक्सेस प्रेशर हवा के दबाव को कम करता है। और सी पे बाहर पी। फिर हमने फील किया कि बी और सी तो एक ही लेवल में थे,
लेकिन बाहर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है और अंदर प्रेशर कम है, अंदर का दबाव ज्यादा है। तो जब अंदर दबाव ज्यादा पड़ेगा, यहां जब प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है यहां का लिक्विड अपने आप ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और लिक्विड कब तक उठता रहेगा बेटा, कब तक उठता रहेगा, कब तक उठता रहेगा, जब तक कि बी पे प्रेशर, जो बी पॉइंट था उस पे प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, सी के बराबर ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1। अब इतना हो गया है, अब ध्यान से देखना है और समझना है, ध्यान से देखो बस। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसी पे नजर रखनी है आपको। अब प्रेशर एट बी वापिस हो गया किसके बराबर, सी के बराबर। राइज होने के बाद लेवल में इक्विलिब्रियम में आ गया। बच्चे ये सबसे टफ टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से देखना। अब मैं अगर प्रेशर एट बी, उसी पॉइंट बी पे अगर मैं देखूं इसकी लोकेशन के हिसाब से, तो बी के ऊपर लिक्विड आ गया, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रेशर क्या क्या बी पे पड़ेगा, लिक्विड का भी दबाव पड़ेगा। कितना हो गया बेटा, रो जी एच प्लस, एक मिनट, एयर प्रेशर तो हर जगह लगता ही लगता है, प्लस कितना हो गया पी माइनस, लेकिन क्या करना पड़ेगा 2s/r, इसलिए कि अगर बी पे प्रेशर, वो तो हो गया इक्विलिब्रियम के हिसाब से कि बी और सी पे प्रेशर सेम हो गया, वो तो इक्वेशन 1 बन गया। लेकिन अगर बी पे देखा जाए उसकी लोकेशन के हिसाब से प्रेशर, तो बी क्या आ गया, लिक्विड की गहराई में आ गया है, तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच। अब तो ऊपर से लिक्विड आ गया ना बी के ऊपर, अब तो बी पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, लिक्विड आ गया है ना बेटा, तो क्या होना चाहिए, एक तो रो जी एच प्रेशर आ जाएगा और ऊपर से एयर का प्रेशर पड़ ही रहा है, लेकिन मिनिस्कस तो हाई है। अब मेरे सर के ऊपर मिनिस्कस यहां हो या आसमान को छू ले, मेरे सर के ऊपर तो है, हवा का दबाव तो कम हो ही क्या आ रहा है ऊपर से। तो बी पे अगर उसकी लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो दो प्रेशर हो गया, एक तो रो जी एच लिक्विड का दबाव, और प्लस एटमॉस्फेरिक जो आ रहा है लेकिन इतना कम होकर आ रहा है। चलो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो बेटा ध्यान से, दोनों तो प्रेशर हमने कहां पे लिखा है, बी पे ही लिखा है। लेवल सेम होने के कारण, इक्विलिब्रियम के कारण पी बन गया। दूसरा, अगर बी का प्रेशर देखा जाए, फिर देखा जाए लेकिन दूसरे तरीके से उसकी लोकेशन के हिसाब से, तो क्या हो गया, ये बी किस में आ गया है, लिक्विड की गहराई में अब आ चुका है। ऊपर लिक्विड जब चढ़ जाएगा तो बी पे लिक्विड की डेप्थ आ जाएगी ना, तो बी पे एक प्रेशर तो रो जी एच हो गया और ऊपर से एयर प्रेशर 2s/r तो कम होगा। मेरे सर के ऊपर अगर मिनिस्कस है, चाहे यहां पर है चाहे यहां पर है, सर के ऊपर तो है, तो ये तो एक्सेस, ये तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो कम होगा ही होगा। ये दोनों इक्वेशन बन गए। ये दोनों इक्वेशन कहां पर के हैं, बी कर पे। आप समझ नहीं रहे हो लगता है मेरी बात को। बी और सी जब एक लेवल में है और जब राइज हो जाएगा, तो राइज कब तक होता रहेगा, जब तक बी पे प्रेशर सी के बराबर ना हो जाए। तो उससे बन गया क्वेश्चन नंबर 1। और बी पे प्रेशर अगर देखा जाए दूसरे तरीके से उसकी लोकेशन के हिसाब से, तो बी लिक्विड की गहराई में आ गया, तो बी पे प्रेशर एक रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2s/r तो कम करना ही है क्योंकि ऊपर मिनिस्कस है, खत्म। दोनों तो बी पे ही प्रेशर है, होगी। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। और जब इतना आपने लिख लिया है बेटा, तो अब हम दोनों को क्या करेंगे, समझ लिया है, तो अब हम दोनों को कर लेंगे इक्वेट। अब हम देखो दोनों को करेंगे इक्वेट, ध्यान से देखो बस। अब हम करेंगे दोनों को इक्वेट, ठीक है, करते हैं इक्वेट। जब इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो P इज टू रो जी एच प्लस P माइनस 2s/r। P और P हो गया कैंसिल, रो जी एच इज टू 2s/r सॉरी, तो यहां से H इज टू 2s/r रो। यही फॉर्मूला है जो लिक्विड ने क्या किया, राइज किया इतने हाइट तक की। एस सरफेस टेंशन, आर किसका रेडियस होता है, याद करो मिनिस्कस का, जो ड्रॉप बना रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी ग्रेविटी। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एंगल ऑफ कांटेक्ट में, जब मिनिस्कस बनता है तो एक एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। टॉपिक मैंने पढ़ाया था एंगल ऑफ कांटेक्ट। जब ट्यूब में मिनिस्कस बनेगा तो जो टेंजेंट खींचते हो, तो ट्यूब के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। फिर मैंने जाके देखना, सब लास्ट लेक्चर में देखना एंगल ऑफ कांटेक्ट वाले में, फिर मैंने कहा था दो रेडियस होते हैं। ये रेडियस हो गया ट्यूब का स्मॉल आर, ये रेडियस हो गया मिनिस्कस का कैपिटल आर। ये डायग्राम मैंने बनाया था, ये ट्यूब का रेडियस, ये मिनिस्कस का रेडियस। ये एंगल हो गया आपका थीटा, ये भी थीटा तो ये भी थीटा हो जाता है, सब बता चुका हूं मैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां है तो ये भी दोनों रेडियस के बीच में थीटा ही होगा ज्योमेट्री से, राइट। अब यहां ध्यान देना, फिर मैंने यहां पे क्या किया था, यहां से cos थीटा जब निकाला था,
ये पढ़ाई हुई चीज रिवाइज करा रहा हूं सर, ये पढ़ाई हुई चीज है, नई बात नहीं बता रहा हूं। ये आप पिछले से पिछले लेक्चर में देखना। ये तो हो गया मेनिस्कस, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहां से ट्यूब के सेंटर से जो आया वो ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर, और जो मेनिस्कस बना जो ड्रॉप की शेप में है वहां से जो सेंटर से आया वो कैपिटल आर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं, तो जो दो लाइन के बीच एंगल बनती है सॉरी वही दोनों के बीच होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। स्मॉल आर किसका परपेंडिकुलर है? ट्यूब का। कैपिटल आर किसका परपेंडिकुलर है? टेंजेंट का। तो टेंजेंट और ट्यूब अगर थीटा है तो ये दोनों भी थीटा ही बनाएंगे ज्योमेट्री से, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। सब पढ़ाई हुई चीज बता रहा हूं मैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। यहां से कैपिटल आर को क्या लिख सकते हो? स्मॉल आर बाई कॉस थीटा। ये मैंने क्या किया आप शायद समझ नहीं पाए। मैंने क्या किया बेटा? रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ ट्यूब में रिलेशन बताया। अब क्या करो, इसी फॉर्मूले में जो आप लाए हो ना, अब क्या करो बेटा? 2s बाई ये कैपिटल आर को हटाकर स्मॉल आर लाओ। रेडियस ऑफ मेनिस्कस में आया है ना ये, इसको रेडियस ऑफ ट्यूब में बदल दो तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, स्मॉल आर बाई कॉस थीटा इंटू क्या? रो इंटू जी। कॉस थीटा ऊपर चला गया बेटा, तो h इजिकल टू आ गया 2s कॉस थीटा बाई आर रो जी। यस, तो ये भी फॉर्मूला है राइज ऑफ हाइट का, जो लिक्विड लेवल राइज करेगा। बस फर्क इतना है कि ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस के फॉर्म में है और ये रेडियस ऑफ ट्यूब के फॉर्म में है। यहां थीटा की एंट्री हो जाएगी। थीटा तो जानते हो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मेन फॉर्मूला ये याद रखना। अगर पेपर में आया ना राइज बताओ, एसेंट फॉर्मूला बताओ, तो ये वाला कैपिटल आर को स्मॉल आर में बदल देना, रेडियस ऑफ ट्यूब के टर्म में देना। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, तो ये सब राइज का फॉर्मूला है। अब जरा इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। क्या मिला? कि जो राइज होगा वो लिक्विड के सरफेस टेंशन के डायरेक्टली है। देख लो, जो राइज है वो ट्यूब के रेडियस के इनवर्सली है, वो मेनिस्कस के रेडियस के इनवर्सली है, वो लिक्विड की डेंसिटी के इनवर्सली है, वो ग्रेविटी के इनवर्सली है। बोलोगे सर ये क्या समझा रहे हो आप? मैं आपको बताता हूं, ये सारे रिलेशन पे कॉन्सेप्ट आ सकता है। बोलो कैसे आएगा? जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा, जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा वो लिक्विड उतना राइज करेगा। जो ट्यूब का रेडियस जितना कम होगा, स्मॉल आर तो ट्यूब का रेडियस है, मेरे कहने का मतलब जो ट्यूब जितनी पतली होगी उसमें लिक्विड उतना राइज करेगा। इसीलिए तो हमारे ब्लड में जो पतली पतली नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, उसमें ब्लड ज्यादा ऊपर तक जाता है। जो हमारे हार्ट में नसें जाती हैं, वेन्स जाती हैं, वो बहुत थिन होती हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड लेवल ज्यादा, हार्ट तो काफी ऊपर है, तो लिक्विड लेवल ज्यादा राइज कराना है तो वहां तक जो आर्टरी जानी चाहिए वो बहुत पतली होनी चाहिए। जितना ट्यूब का रेडियस कम होगा उतना लिक्विड का, कोई भी लिक्विड है वो उतना ज्यादा राइज करेगा अगर कैपिलरिटी राइज है तो। और ये जो राइज है वो मेनिस्कस के रेडियस के भी इनवर्सली है, मतलब जितना लिक्विड ऊपर राइज जाएगा मेनिस्कस का साइज भी उतना छोटा होगा। और लिक्विड की डेंसिटी के भी इनवर्सली है, लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना राइज कम होगा। और ग्रेविटी के भी इनवर्सली है, अगर ग्रेविटी कम हो गई तो राइज ज्यादा होगा, ग्रेविटी बढ़ गई तो राइज कम होगा। मून पे जाकर अगर हम कैपिलरिटी राइज जाके देखें, कैपिलरी ट्यूब को मून पे लेकर चले जाएं तो मून पे ग्रेविटी अर्थ से कम हो जाती है, तो वहां राइज ज्यादा होगा। तो याद रखना ये जो राइज होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, क्यों होता है राइज? ये भी मैंने पढ़ाया, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से। ट्यूब के अंदर कम प्रेशर, ट्यूब के बाहर ज्यादा प्रेशर, तो वो जो राइज होगा वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? सरफेस टेंशन के डायरेक्टली, ट्यूब के रेडियस के इनवर्सली, ट्यूब पतली तो राइज ज्यादा, ट्यूब मोटी तो राइज कम। रेडियस ऑफ मेनिस्कस के इनवर्सली, जितना राइज ज्यादा होगा मेनिस्कस का साइज भी उतना छोटा होगा। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी राइज उतना कम होगा, ग्रेविटी ज्यादा होगी राइज कम होगा। ये सब चीज याद रखना, रिलेशंस हैं। तो अब यहां पर आप मेरी बात शायद समझ नहीं पाए कि अगर पेपर में आ गया कि डिराइव करो कि कितना वो लिक्विड राइज करेगा, प्लीज डिराइव दिस, तो करना क्या है आप समझ लो फिर से। आपने ना सबसे पहले रिपीट कर दो, 3 पॉइंट लेने हैं, ये याद रखना, ए बी एंड सी। फिर तीनों जगह प्रेशर लिखना है तो पता चलेगा बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर प्रेशर कम, बाहर से दबाव ज्यादा पड़ रहा है तो लिक्विड लेवल उठता जाएगा, और तब तक उठता जाएगा जब तक वापस बी पे प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए? सी के बराबर ना हो जाए। उस हिसाब से बी पे प्रेशर वापस पी लिख दो। अब बी पे प्रेशर लोकेशन के हिसाब से लिखोगे तो लिक्विड का दबाव पड़ रहा है तो एक तो रो जीएच हो गया,
रो जीएच हो गया ना, जब लिक्विड का दबाव पड़ रहा है तो रो जीएच, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आ ही रहा है, लेकिन जो कि मिनिस्कस है तो ये मिनिस्कस जो है ना बेटा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करके भेजेगा, तो टोटल प्रेशर ये हो गया। उसके बाद दोनों तो बी पे ही प्रेशर है, दोनों को इक्वेट कर दो। आप जैसे इक्वेट कर दोगे तो अपने आप जो हाइट राइज हुआ है उसका फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन वो रेडियस ऑफ मिनिस्कस के टर्म में आएगा। अब मुझे रेडियस ऑफ ट्यूब के टर्म में बदलना है, तो ये रिलेशन मैंने पढ़ाया था, फिर मैंने रिवाइज करा दिया। रेडियस ऑफ ट्यूब को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में रिलेशन रिलेट करके, रेडियस ऑफ ट्यूब, तो जहां पे कैपिटल आर है वहां पे स्मॉल आर डाल दिया, तो ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ ट्यूब में आ गया। अब बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, जैसे मान लो अब आपके पास जो फॉर्मूला आ गया है फाइनली, 2 सरफेस टेंशन कॉस थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट अपॉन आर रो, ये फॉर्मूला आ गया। अब जैसे किसी ने कहा सर एक एग्जांपल है, मैंने कहा क्या एग्जांपल है भाई बताओ जरा। किसी बच्चे ने कहा सर ऐसा है कि एक मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, एक मर्क्यूरी है बेटा, एक ट्यूब में डाल दिया, और रेडियस ऑफ ट्यूब, ट्यूब का रेडियस, इस ट्यूब में डाला ना बेटा, उस ट्यूब का रेडियस दे रखा है 1 mm, 1 mm, 1 mm का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर। उस ट्यूब का रेडियस है जिसमें आपने किसको डाला है, मर्क्यूरी को डाला है। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा था, अगर वो कैपिलरी ट्यूब है तो उसमें राइज होता है और फॉल, लेकिन मर्क्यूरी में क्या होता है, फॉल। मर्क्यूरी है तो क्या होगा बेटा, फॉल, और उसके सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है 0.045 न्यूटन पर मीटर। ये तो ट्यूब हो गया, ट्यूब की रेडियस हो गई, और जो लिक्विड डाला है आपने इसका क्या है, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है। और जो डेंसिटी लिक्विड का दे रखा है 13.6 इंटू 10⁻³ वही मर्क्यूरी की डेंसिटी बेटा केजी पर मीटर। देखते जाओ, और उसने क्या कहा है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा जो हम लेते थे वो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, सब गिवन है, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं। तो पूछा है फाइंड फॉल, कितनी गिरावट आई, फॉल ऑफ मर्करी लेवल, फॉल ऑफ मर्करी। जब वो बोल रहा है कि ट्यूब में राइज या फॉल हुआ है तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो कैपिलरी ट्यूब है, लिखे ना लिखे समझ जाना वो कैपिलरी ट्यूब है। तो अब देखिएगा ध्यान से, आप मुझे एक बात का जवाब दो, सोचने वाली बात है कि चाहे राइज हो चाहे फॉल हो, भले ही फॉर्मूला हमने डिराइव किया राइज के केस में, बट फॉर्मूला एक ही होता है, चाहे राइज हो चाहे फॉल हो। तो आप बताओ फॉर्मूला तो वही चलेगा बेटा, क्या चलेगा, H = 2s cos थीटा बाई आर रो जी। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल वही चलेगा सर, चलो वही चलाओ फॉर्मूला। 2s का मतलब सरफेस टेंशन कितना है 0.045, कॉस कितना 120 अपॉन आर, आर कितना 10⁻³ रो कितना 13.6 इंटू 10⁻³, जी कितना 10, सबकी एक करके 2s cos 120, कुछ नहीं किया बेटा, cos 120 रख दिया मेरे बच्चे, कुछ नया काम नहीं कर रहा हूं मैं, r रेडियस ऑफ ट्यूब, रो डेंसिटी, ग्रेविटी को 10। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, cos 120 की वैल्यू -½ होती है, याद रखना कितनी होती है, -½ तो जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर भी माइनस में आएगा, परेशान नहीं होना, फॉल है तो वो माइनस में आएगा ही आएगा, याद रखना, क्योंकि अगर मिनिस्कस का शेप बदल जाता है फॉल में, राइज में शेप ऐसे होता है मिनिस्कस का, और जब फॉल हो तो मिनिस्कस ऐसे बनता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 से ज्यादा ही होता है, ऑब्ट्यूज ही होता है, जाके देखना एंगल ऑफ कांटेक्ट में, तो जो फॉल होगा वो माइनस में ही आंसर आएगा, तो परेशान नहीं हो, बट फॉर्मूला वही चलेगा, राइज हो चाहे फॉल, ठीक है, राइज हो चाहे फॉल हो फॉर्मूला वही चलता है। अब एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, देखते हो, प्रैक्टिस करा दो, न्यूमेरिकल्स कराना बहुत जरूरी होता है बेटा। क्वेश्चन क्या आया कि आपके पास एक यू शेप में ट्यूब है, यू शेप में, और उसने क्या कहा, यू शेप के ट्यूब में आप ध्यान से देखना, उसने क्या कहा है कि एक साइड का जो आर्म्स है ना, एक साइड ना थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, एक साइड की रेडियस ज्यादा है और एक साइड की रेडियस कम है, साफ बोल रहा है उसने कि एक साइड की रेडियस ज्यादा है बेटा और एक साइड की रेडियस कम है, और उसने कहा है
इधर का जो रेडियस है वो मान लो 2 mm है या 4 mm है, उसको कह रहा है 4 mm है, तो 4 mm का मतलब कितना हो गया बेटा, 4 × 10⁻³ मीटर। ध्यान से सुनना। और इधर का जो रेडियस उसने बोला है, इस साइड का रेडियस उसने बोला है 2 mm है, क्योंकि ट्यूब पतली है, तो यानी कितना हो गया बेटा, 2 × 10⁻³ मीटर। ओके ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोनों में लिक्विड राइज हुआ है, यानी दोनों अपने आप में कैसा है, कैपिलरी ट्यूब है, दोनों में लिक्विड लेवल राइज हुआ है, उठा है ऊपर। लेकिन बोलोगे सर उठने की बात तो सही कहा आपने, लेकिन इधर लिक्विड कम राइज होगा, क्योंकि आपने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि रेडियस ऑफ ट्यूब के इनवर्सली होता है। अभी फॉर्मूला नहीं बताया था रे मेरे भाई, अभी 2 मिनट पहले क्या फॉर्मूला बताया था राइज का, 2s cos θ/r रो जी। आप देखो ना, रेडियस ऑफ ट्यूब के इनवर्सली है, जिधर ट्यूब की रेडियस पतली होगी वहां राइज ज्यादा होगा, तो इधर राइज एज कंपेयर ज्यादा होगा, और इधर राइज कम होगा। क्यों कम होगा सर, इसलिए कम होगा सर कि उधर ट्यूब की थिकनेस ज्यादा है। यानी अब मैं इस हिसाब से अगर एडजस्ट करूं तो ये अब मान लो इधर राइज कितना हो गया बेटा, h1, इधर राइज कितना हो गया बेटा, h2। ठीक है सर, बिल्कुल सही। अब क्या क्या चीज गिवन है बेटा, उस लिक्विड का सरफेस टेंशन गिवन है, वो भी लिख दो आप, 0.06 N/m। एंगल ऑफ कांटेक्ट उसने बोला है 0 डिग्री लेने को, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ था एंगल ऑफ कांटेक्ट इतना लो, 0 डिग्री लो। फिर उसने कहा था जो डेंसिटी है वो आप ले लो 1.1 × 10⁻³ kg/m³। किसकी डेंसिटी है बेटा, जो लिक्विड है। ओके सर, जो आप बोल रहे हो सब फॉलो कर रहे हैं हम। पूछा क्या है कि बताओ, एक में लिक्विड ज्यादा उठ जाएगा, एक में लिक्विड कम राइज करेगा, तो कितना लेवल का डिफरेंस रह जाएगा लिक्विड लेवल, एक में ऊपर चढ़ गया, एक में नीचे ही थोड़ा सा रहा, तो कितना डिफरेंस रहा। तो डिफरेंस तो बाद में निकालेंगे, पहले हम कितना राइज हुआ वो निकालेंगे। तो h1 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक मिनट, मैंने इधर h1 नहीं, इसको h2 मानो ना, उल्टा क्यों मान रहे हैं यार, गजब है यार, क्या बात है कि नहीं। इधर 1 है तो इधर 1 लो ना, इधर 2 लो ना, नंबर एक जैसा रखो ना, 2 तो 2, 1 तो 1। चल हाँ जी, तो करें स्टार्ट बेटा। अब हम क्या करें, इधर h2 निकाले, तो क्या फॉर्मूला होता है राइज का, 2s cos 0/r रो जी। cos 0 तो 1 हो गया, क्या आ गया बेटा, 2s अपॉन, ध्यान से देखो, r रो जी। बस खत्म, सब कुछ है, वैल्यू पता ही है, s रखना है, रेडियस रखना है, डेंसिटी रखना है, ग्रेविटी रखना है, कितना राइज हुआ वो पता चल गया। उसी तरह इधर का राइज निकालते हैं, इधर कितना राइज हुआ, तो इधर कितना होगा, h1 = 2s cos 0/r1 रो जी। बेटा डेंसिटी में थोड़ी 1 2 लगा देंगे, बोलोगे सर क्या कर रहे हो, रो में क्यों नहीं 1 2 लगा रहे हो, सरफेस टेंशन में क्यों नहीं 1 2 लगा रहे हो। अरे भैया वो तो लिक्विड का है, उसमें क्यों 1 2 लगाए, 1 2 तो लगेगा जो ट्यूब का रेडियस है जो अलग है, ये थोड़ी इधर का अलग लिक्विड इधर अलग लिक्विड है, तो डेंसिटी थोड़ी 1 2 लगेगा, सरफेस टेंशन में थोड़ी 1 2 लग जाएगा, वो तो लिक्विड का डाटा होता है ना। हो गया, कितना आ गया बेटा, 2s/r1 रो जी। हमें क्या बताना है, ये जो डिफरेंस रह गया ये बताना है, कितना लिक्विड का डिफरेंस रह गया, हमें बताना है डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल, किसका लेवल का डिफरेंस बेटा, लिक्विड का। ऑब्वियस सी बात है, h1 - h2, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, h1 - h2। आपने h2 निकाल दिया, वैल्यू h1 निकाल दोगे, जो माइनस करके वही डिफरेंस निकाल। अच्छा, अगर रेडियस भी सेम होता तो क्या होता बेटा, फिर तो लेवल का राइज सेम रहता, ना एक में ज्यादा चलता ना कम चलता। तो यही सब ये फॉर्मूले हैं जो हमने आज आपको पढ़ाया। राइज, मर्क्यूरी के केस में फॉल, लेकिन नॉर्मल केस में हमारी लाइफ में राइज ही राइज पढ़ना है, जिंदगी में फॉल नहीं होना चाहिए, सिर्फ राइज होना चाहिए। तो हम राइज वाले ही फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, और राइज पे ही ज्यादातर सवाल आते हैं। अगर फॉल पूछ दिया तो फॉल में बस आंसर नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि एंगल जो होता है कॉन्टेक्ट एंगल वो ऑब्ट्यूज हो जाता है। तो आज की इस लेक्चर में मैंने एक टॉपिक पूरी तरह से फिनिश कर दिया। टॉपिक का नाम था कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरिटी, कितना राइज होता है इसका फॉर्मूला बना के समझाया। वीडियो थोड़ी टफ होगी, थोड़ा टॉपिक टफ है, तो एक बार नहीं तो 2 बार देखना, समझने की पूरी कोशिश करना।
और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में बताना, फिर मैं अगली बार दोबारा डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।